हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका ड्यू डेट नज़दीक आ गया है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, या आपके डॉक्टर के साथ मिल करके अब डिसाइड करने का टाइम आ गया है कि कौन से डेट पे अगर आपको इलेक्टिव सिजेरियन में जाना है, सिजेरियन हो सकता है या आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा जब टाइम नज़दीक आ गया है तो आपको क्या तैयारियां करनी चाहिए, क्या सब चीज़ें आपके मैटरनिटी बैग में होना चाहिए, ताकि जब आप हॉस्पिटल के लिए जाएं तो किसी भी तरीके का पैनिक नहीं क्रिएट हो, आप कोई चीज़ मिस नहीं करें, हॉस्पिटल में जो आपका स्टे है वो कंफर्टेबल हो और जैसा आपने अपनी डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी चीज़ों को प्लान कर रखा है वो वैसे के वैसे हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में वही सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैटरनिटी बैग में जो चीज़ों को आपको डालने का है, आप उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप रहेगा आपका वो होगी आपकी मेडिकल किट, कि आपकी मेडिकल किट में क्या क्या होना चाहिए। सेकंड जो आपका ग्रुप रहेगा वो होगा क्लोथ्स। प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्ट लेबर आपको किस तरीके के कपड़े अपने लिए, सेल्फ और बेबी के लिए चाहिए, आप उसकी एक सेकंड ग्रुप बनाएंगे। थर्ड होगा टॉयलेटरीज, कि आपको हॉस्पिटल में ऐसी कौन सी चीज़ें लेके जानी है जो आपकी टॉयलेटरीज में आएंगी। फोर्थ होता है ग्रूमिंग किट, कि आपको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बेबी को अच्छा दिखाने के लिए या फील गुड फैक्टर के लिए जो चीज़ें कई लोगों को बहुत शौक होता है और आजकल बहुत कॉमन है कि लेबर के दौरान या पोस्ट डिलीवरी आप लोग फ़ोटो शूट कराते हो अपनी लाइफ की मेमोरीज बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं वो आपकी ग्रूमिंग किट में आ जाएगा। फिफ्थ आपका फूड एंड ड्रिंक्स, आप लेबर के दौरान, लेबर पेन में या पोस्ट डिलीवरी किस तरीके का खाना खाना चाहते हैं, किस तरीके के ड्रिंक्स पीना चाहते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा 5 कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर में आप चीज़ों को ऐड करके अपना मैटरनिटी बैग तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन लिस्ट को बनाने से पहले आप अपने डॉक्टर से, अपने हॉस्पिटल से खुल के बात करिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसीज़ रहती हैं। उनसे समझने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएगा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको घर से लाने की है। अगर हम मेडिकल किट की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। इस मेडिकल किट में आपकी हॉस्पिटल फाइल, जिसमें आपकी फॉलोअप विजिट्स, आपकी इन्वेस्टिगेशंस, जितने भी आपने लास्ट टाइम पे ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी करा रखे हैं वो सब आएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग को लेकर के, तो आपका जो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की किट है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। ये सभी चीज़ें आपको एक साथ में रखने की है ताकि जब भी आपको हॉस्पिटल के लिए रश करें आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन, अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स, अपनी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की किट, ये सब नहीं भूलें। क्लोथ्स जो हैं आपको स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स इसके लिए लगेंगे। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के दौरान पहने जाने वाले मैटरनिटी गाउन्स या मैटरनिटी क्लोथ्स हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर किसी वजह से, खासकर अगर आपका सिजेरियन हो रहा है, तो आपका हॉस्पिटल स्टे हो सकता है 3-4 दिन का हो, या कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 2-3 दिन किसी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडिशनल रुकना पड़ सकता है। तो उस दौरान आपको किस तरीके के क्लोथ्स आपको चाहिए, नर्सिंग गाउन्स होते हैं, फीडिंग गाउन्स रहते हैं, और ये आपको तैयार कराने हैं। और साथ ही साथ आपको अपने अंडर गारमेंट्स, खासकर जो नर्सिंग ब्राज हैं या अंडरवेयर्स हैं जो कि कंफर्टेबल होंगे आपके लिए, आपको उससे पहले ही ले करके रखना है। अंडर गारमेंट्स लेते टाइम आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि पोस्ट डिलीवरी उसका साइज़ चेंज हो सकता है, तो आप 1 या 2 साइज़ एडिशनल लीजिए ताकि आपको उस दौरान किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं हो। और इसी तरीके से आपको बच्चे के कपड़ों का डिसाइड करना है। बच्चे के कपड़े के लिए आपको बेबी सूट्स, जो कंप्लीट सूट्स रहते हैं जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद पहनाए जाते हैं, ड्रेप शीट्स ये तैयार रखनी है, नैपीज़ तैयार रखने हैं, कैप या हुडीज़ या बूटीज़ जो भी आपको पहनाने का है ये तैयार रखने का है, बेबी ब्लैंकेट्स तैयार रखने हैं। इन सब चीज़ों में एक बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं आपको इमीडिएटली बेबी के ऊपर यूज़ नहीं करनी है। सब चीज़ों को आप अच्छे से डिटर्जेंट वॉश और उसके बाद स्टीम आयरन करके ही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी तरीके के एंटीसेप्टिक लोशन, डेटॉल या सेवलॉन का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
कभी कभी डिलीवरी के बाद बॉडी टेम्परेचर या हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठंड या शिवरिंग लग सकती है, या किसी फैमिली में ट्रेंड भी रहता है कि डिलीवरी के बाद आपको अपने आप को कवर करके रखने का है। तो ऐसे में आप अच्छे से हेड स्कार्फ या कैप और उसी तरीके से वार्म सॉक्स भी अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, जिसे पहनने में आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। जहाँ तक बात रही लेनिन की कि बेड शीट्स या ब्लैंकेट्स या पिलोज़ जो हो सकते हैं वो आपको हॉस्पिटल ही प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं या हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो आप अपने साथ बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स और पिलो भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो एक जो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप डोनट पिलोज़ को ज़रूर कैरी करिए, स्पेशली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। डोनट पिलोज़ बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि एक स्विमिंग ट्यूब होती है कि बाहर से वो पिलो है और अंदर से हॉलो है। अगर आप इस तरीके का पिलो अपने साथ में कैरी करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादातर केसेस में नीचे में स्टिचेस आते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपिजियोटमी, और उसकी वजह से बैठने में दिक्कत आती है। लेकिन डोनट पिलो अगर रख के आप उसके ऊपर बैठेंगे तो आप बैठने में कंफर्टेबल रहेंगे, स्टिचेस पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा और किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आपकी टॉयलेटरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सोप, सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश, आपका टूथपेस्ट यानी कि कंप्लीट डेंटल किट, ये सब इंक्लूड होती है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ये खुद प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कुछ हाइजीनिक चीज़ें भी इसमें आपको कैरी करने की हैं, जैसे अंडर पैड्स वो शीट्स रहती हैं जो आपके बेड शीट पे बिछाई जाएंगी पोस्ट डिलीवरी, ताकि किसी भी तरीके की सॉइलिंग अगर होती है तो आपकी बेड शीट्स ख़राब नहीं हो, आप गीले नहीं हो, या बच्चा अगर यूरिन पास करता है तो वो आपको नहीं लगे। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में अंडर पैड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने साथ अंडर पैड्स या अंडर शीट्स कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैटर्निटी सैनिटरी नैपकिन्स भी अपने साथ में कैरी करने हैं। ये लार्ज साइज़ कॉटनी शील्ड के अगर आप मैटर्निटी नैपकिन्स लेकर के जाते हैं तो ये इजी टू वेयर होते हैं, इसका सोकेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छा होता है, प्लस इसकी जो कोटिंग होती है वो सॉफ्ट रहती है, कॉटनी रहती है, इस वजह से स्टिचेस पे इरिटेशन भी नहीं होती है। तो आपको वो मैटर्निटी पैड्स भी अपने साथ में कैरी करने हैं। बच्चे के लिए आप डाइपर्स अक्सर लोग परेशान होते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी में हम लोग डाइपर्स का यूज़ करें या नहीं करें, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप कंफर्टेबली डाइपर्स का यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न्स के लिए स्पेशलाइज्ड डाइपर्स आते हैं। इनफैक्ट डाइपर्स का यूज़ करना ज़्यादा हाइजीनिक होता है, इसमें बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं और मदर के लिए भी लाइफ पीसफुल रहती है। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी टॉयलेटरीज़ में। अब बात आती है ग्रूमिंग किट की। कुछ फीमेल्स ऐसी रहती हैं जिन्हें मेकअप का बहुत शौक होता है, या अगर आपने अपना पोस्ट डिलीवरी फ़ोटोशूट प्लान कर रखा है तो उस दौरान आपको क्या पहनना है, किस तरीके का मेकअप आप करना चाह रहे हैं, क्या आपकी एक्सेसरीज़ होनी चाहिए आपके और बच्चे के लिए, आप वो प्रॉपरली लिस्ट डाउन करके उसको पैक बना करके रखिए, ताकि डिलीवरी के बाद जैसा आपने सोचा है वैसा डिलाइटफुल एक्सपीरियंस और वैसी मेमोरीज़ आप अपनी लाइफ टाइम के लिए बना सकते हैं। तो ये आपका आता है ग्रूमिंग किट में। इसके अलावा जो लास्ट में होता है वो है फूड एंड स्नैक्स। पहले ये कहा जाता था कि अगर आप लेबर पेन में हैं तो आपको कुछ खाना नहीं है, नील ओरल रखना है, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपको कुछ खाना ज़रूरी है, ताकि आपकी एनर्जी बची रहे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सिजेरियन में, यानी कि जहाँ पे आपका सिजेरियन प्लान्ड है, वहाँ पे आपके डॉक्टर्स आपको हो सकता है कि 6-8 घंटे के लिए बोलें कि आपको कुछ नहीं खाने का है, तो ऐसे में आपका जो फूड प्लानिंग है वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, लेबर पेन के दौरान कुछ फूड आइटम्स होती हैं जो आप कंफर्टेबली खा सकते हैं, वो अपने डॉक्टर्स के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मेरी एडवाइस जानना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ क्लियर ड्रिंक्स, यानी कि आप अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करिए, ग्लूकोज वाटर, कुछ लेबर के दौरान पी जाने वाले एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, हॉट चॉकलेट आपके लेबर को भी थोड़ा सा इन्हांस करती है और साथ में जो पेन बेयरिंग कैपेसिटी होती है उसको भी होल्ड करने में हेल्प करती है। आप आइस चिप्स, यानी कि अगर आइस चिप्स नहीं भी हैं तो आपके हॉस्पिटल के रेफ्रिजरेटर में आप किसी भी तरीके का फ्रूट, जैसे वाटरमेलन है या कोई भी स्क्वैश बना करके उसके आइस क्यूब्स बना सकते हैं और उसे बीच बीच में आप मुंह में रखेंगे तो उससे आपको एनर्जेटिक भी फील लगेगा, हाइड्रेटेड भी रहेगा, और दूसरा क्या है, पेन बेयरिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो आप आइस चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बिस्किट्स, क्रैकर्स या ब्रेड जैम आप रख सकते हैं जो कि आप बीच बीच में खा सकते हैं। फ्रूट शेक्स या फ्रूट स्मूदीज़, यानी कि फ्रूट को जस्ट ग्राइंड करके आप उसके शेक्स बना करके रख सकते हैं जो कि आप इजीली बीच बीच में सिप कर सकते हैं।
हॉट कॉफ़ी या चॉकलेट ड्रिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लेबर के दौरान हो रखी है तो वो जिंजर ड्रिंक, कोई भी जिंजर बेस्ड ड्रिंक ले सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके के एरेटेड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल इस दौरान ठीक नहीं रहता है। उसी तरीके से कुछ भी हैवी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ज़्यादातर एल्डर लोग सलाह देते हैं कि आप लेबर में दूध में घी डाल के पीजिए या सीरा खाइए। ये सब हैवी फैटी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट इस तरीके की चीज़ों को खाने से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आपको आ सकती है, और लेबर के दौरान अगर इस तरीके की वॉमिटिंग आती है तो चांसेस कि आप वो एस्पिरेट यानी कि अपनी फूड पाइप से खाना विंड पाइप में चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके की फ्राइड आइटम या हेवी फैटी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन किसी भी फूड आइटम को खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं शायद अगले 1-2 घंटे में या 4 घंटे में सिजेरियन की नौबत आ सकती है, तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कुछ खाने पीने के लिए मना करें। तो ये था आपके फूड एंड स्नैक्स। साथ ही साथ आपको केयर करनी है अपने बर्थ पार्टनर की, यानी कि वो लोग जो आपके साथ में हॉस्पिटल में रहने वाले हैं, आपको उनकी भी कंफर्ट का ध्यान रखना है। तो उनका खाना पीना क्या होना चाहिए, उनका टॉयलेटरीज क्या होना चाहिए, उनके लिए कंफर्टेबल लिनन क्या होना चाहिए, ये सब भी आपको कैरी करने का है, ताकि आप जो अपना लेबर है वो कंफर्टेबल ले सके, आपका एक्सपीरियंस डिलाइटफुल हो, और जैसी मेमोरीज़ आप अपने प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी फेज़ में चाहते हैं वैसी मेमोरीज़ आप बना सकें। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज किसी भी एक एक्सपेक्टिंग मदर के मन में आती हैं, मैंने कोशिश करी है उसे क्लियर करने की। फिर भी अगर कुछ छूट गया है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जिन्हें आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं या जिन्हें मैं पब्लिकली आंसर करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो प्लीज हिचकिचाइए नहीं, जो भी आपके कुछ पर्सनल सवाल जवाब है आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं।